In this video, we uncover ICU reality, what really happens, why it's costly, and what leads you there. Explore pneumonia, diabetes, hypertension, COPD, chronic liver disease, chronic kidney disease, stress, plus prevention strategies, stress management, and lifestyle hacks for better health. क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट बन करके खासकर क्रिटिकल पेशेंट की केयर करूंगा। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू को उठाना चाहता हूं, वो ये है कि एक नॉर्मल मेडिकल केयर और एक क्रिटिकल केयर में जमीन आसमान का फर्क होता है। पेशेंट के पास पैसे कम होने की वजह से वो चाह रहा था कि कम पैसे में उसका इलाज हो जाए। हॉस्पिटल में मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। सर्विस का ये नहीं कि रेट बढ़ा कर इतना रेट हो जाए कि हमारा एक मिडिल क्लास फैमिली या गरीब आदमी की अप्रोच से बाहर निकल जाए। जैसे जैसे हमारी एज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, वैसे वैसे कुछ क्रोनिक डिजीज का मतलब होता है मोर देन 6 मंथ से जो बीमारी बॉडी में रहती है, तो इसके नंबर्स भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो ऑर्गन्स के एजिंग प्रोसेस कह सकते हो या बूढ़ापन कह सकते हो, उसके साथ चलते रहते हैं। क्रोनिक लिवर डिजीज हो गई, क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई ना, COPD, अल्कोहल अल्टीमेटली क्रोनिक लिवर डिजीज देता है। स्मोकिंग अल्टीमेटली COPD पैदा करता है। अवॉइड जंक। आप ओबेसिटी को देख लो, आप डायबिटीज को देख लो, आप हाइपरटेंशन को देख लो। कैपिटल ऑफ डायबिटीज अपने इंडिया को कहा जाने लगा है। नमस्कार सभी को। हम स्वागत करते हैं आपका द 24 टाइम्स के इस खास एपिसोड में, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। आज हमारे साथ है एक खास मेहमान, जिन्होंने ना सिर्फ एक हॉस्पिटल की नींव रखी है, बल्कि हजारों जिंदगियों को उम्मीद, सेहत और एक नई आशा भी दी है। मैं बात कर रही हूँ क्रिटिकेयर हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर दिलशाद की। 20 साल से ज्यादा अनुभव के साथ डॉक्टर दिलशाद ने मेडिकल फील्ड में एक नई मिसाल कायम की है, चाहे बात हो इमरजेंसी केयर की या हेल्दी लाइफस्टाइल की गाइडेंस देने की। आज के इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स और लाइफस्टाइल हैक्स जो ना सिर्फ आपकी डेली रूटीन को अपलिफ्ट करेंगे, बल्कि आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव की लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर एक स्वस्थ जीवन की तरफ डॉक्टर दिलशाद के साथ। तो डॉक्टर दिलशाद, हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हम अपनी लाइफ का एक अहम फैसला लेते हैं, अपने करियर का, अपने सपनों का। तो मैं जानना चाहूंगी, आपकी लाइफ में वो क्या मोमेंट था जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है और मेडिकल फील्ड में जाना है? थैंक यू सौम्या। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी अनकही कहानियाँ होती हैं, और जो इंसान दिख रहा होता है उससे कहीं ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में बीत चुका होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई करियर गोल नहीं था। ये बात है सन 1988 के आसपास की। मैं क्लास 7th या 8th में रहा हूँगा, और मैं अपनी दादी माँ से बहुत अटैच था। इवन अगर मेरी मदर कहीं चली जाती थी तो मुझे चिंता नहीं होती थी। अगर मेरी दादी माँ मेरे साथ है तो मैं आराम से एंजॉय करता था। उस साल उनकी तबीयत में अचानक से गिरावट आना शुरू हो गई। मैं उतना समझदार था नहीं। फिर अल्टीमेटली जो मुझे पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित थी। लास्ट मोमेंट पे उनकी कंडीशन बहुत सीरियस हो गई। हम लोग मेडिकल कॉलेज गए, पूरी फैमिली उनके लिए पूरा प्रयास कर रही थी, और उसी के दौरान जो मैंने ऑब्जर्व किया कि एक अच्छी केयर पेशेंट को मिल पाना सही समय पे ये बहुत मुश्किल दिखा, जिसने मुझे ये इस लाइन को चूज करने के लिए मोटिवेट किया। और तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट बन करके खासकर क्रिटिकल पेशेंट की केयर करूंगा। जी सर, मैं समझ सकती हूँ। कई लोग ऐसी सिचुएशन से डीमोरलाइज हो जाते हैं, बट आपने इस चीज़ को ठाना और इस चीज़ से मोटिवेट होकर आपने ये सोचा कि आगे की जो जनरेशन है और जो पेशेंट्स है, उनको ये सिचुएशन ना फेस करनी पड़े, और आपने ये फैसला लिया कि आप इस फील्ड में आएंगे और क्रिटिकल केयर ICU स्पेशलिस्ट में अपनी सर्विसेज रखेंगे। मैं आपके जैसे डॉक्टर्स का बहुत ही सम्मान करती हूँ, जो पेशेंट्स को एक क्रिटिकल कंडीशन से निकालकर उनको एक नई उम्मीद देते हैं, एक नई जिंदगी देते हैं।
तो डॉक्टर, अभी तक हमने जैसा कि आपके बारे में सुना, अब मैं चाहूंगी कि आप खुद हमें अपने बारे में और अपने फील्ड के बारे में थोड़ा और बताइए। बिल्कुल सौम्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग खासकर अपने जो इंडिया में, भारतवर्ष में है, लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत अवेयर पहले तो नहीं थे, क्योंकि जब हम लोग 1947 में आज़ाद हुए तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 39 ईयर्स थी, मतलब कि काफ़ी कम थी। फिर धीरे-धीरे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूवमेंट होता गया और अब हम लोग जो हैं अराउंड 65 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे हैं। तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू को उठाना चाहता हूँ, वो ये है कि एक नॉर्मल मेडिकल केयर और एक क्रिटिकल केयर में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। जस्ट लाइक जब कोई सिक्योरिटी की बात आती है, तो पुलिस भी होती है और आर्मी भी होती है। तो ऐसा ही सेम डिफरेंस है हमारी मेडिकल फील्ड में कि जैसे पुलिस को आप नॉर्मल केयर समझ लीजिए और क्रिटिकल केयर को आप आर्मी की केयर समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेंट्रलाइज होता है, एट द स्पॉट पे जाके आपको मरीज के प्रति वो सारे काम करने पड़ते हैं जिससे उसकी जीवन बच सके। तो ये एक मतलब नॉर्मल केयर से एडवांस केयर में आती है। इसमें स्किलनेस, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन होता है। जी। इसी के बेसिस पे हम अपने पेशेंट को एज अर्ली और इमीडिएट बेस्ट केयर प्रोवाइड करके उसको उसके जीवन को बचाते हैं, जो कि उसका अधिकार है। जी सर, आपने बिल्कुल सच बात कही है कि आईसीयू टीम और आईसीयू स्पेशलिस्ट का बहुत ही अहम रोल होता है जब हम पेशेंट्स को 24/7 उनकी सपोर्ट सिस्टम बनकर उन्हें एक नई उम्मीद देते हैं। तो डॉक्टर, आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, जैसा कि मैं सुन रही हूँ। मैं जानना चाहूँगी कि आपकी इस इंस्पायरिंग जर्नी का एक अहम रोल आपका ये हॉस्पिटल क्रिटी केयर भी रखता है। तो आप हमें इस हॉस्पिटल के बारे में बताइए। हाँ सौम्या, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि क्या करना है। डॉक्टर बन गए थे, आईसीयू में एक्सपीरियंस हो गया था, ट्रेनिंग हो गई थी और हम लोग कॉरपोरेट हॉस्पिटल में एज सबको पता होता है कि एक अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी जॉब भी कर रहे थे। बट समहाउ कभी कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, जैसे कि मेडिकल लाइन में आने की भी एक घटना थी और इस हॉस्पिटल के फाउंडेशन के पीछे भी एक घटना थी कि एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रहा था और एक पेशेंट के पास पैसे कम होने की वजह से वो चाह रहा था कि कम पैसे में उसका इलाज हो जाए। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि भाई कुछ कम पैसों में इसका इलाज संभव हो सके, बट समहाउ वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इस सारी अथॉरिटी में हम थे नहीं। हम वहाँ पे एज ए एम्प्लॉइज थे और हमने उससे फिर जब उसके मैं उसको फेस कर रहा था, जब मैं उसको फेस कर रहा था और मैं रिफ्यूज मतलब कर रहा था कि भाई हम लोग आपके इस मतलब डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आया या तो आप किसी से भीख मांगिए या फिर आप कुछ करके दिखाइए जिससे कि आप जो ऐसे पेशेंट हैं जिनके पास कम पैसा है और वो अपने मरीज को बचाना चाहते हैं, तो ऐसे में हमने और 3 डॉक्टर ने मिल करके क्रिटी केयर हॉस्पिटल को शुरुआत किया। इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये वर्ल्ड क्लास हाई क्वालिटी क्रिटिकल केयर एट अफोर्डेबल प्राइस, ये हमारा सिद्धांत है और हम अपने इस सिद्धांत के साथ अपने 50 बेडेड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल को लेके चलते हैं। अगर हमारे पास कोई मरीज आ जाता है और इलाज कुछ समय तक तो वो कराता है, कुछ समय के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वो उसको दिक्कत आना शुरू हो जाती है, तो हमारा जो मैनेजमेंट है इसके प्रति बहुत सेंसिटिव रहता है और हम लोग कोशिश यहाँ तक भी कर ले जाते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन की वजह से अगर उसकी जान बच सकती है तो बाकी चार्जेस हम नलीफाई कर देते हैं। तो ये चीज हम लेके चलते हैं जिससे कि एक गरीब आदमी को हमारे हॉस्पिटल में गरीबी का एहसास ना हो पाए। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि आप लोग पेशेंट की इमोशनल नीड्स को भी बहुत अहमियत देते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ उनको एक अच्छी सपोर्ट और अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं 24/7। बहुत ही कम हॉस्पिटल्स मैंने देखा है आजकल ये करते हैं और बहुत ही सराहनीय है कि आप सबका विजन एक था कि आप पेशेंट्स को, जो मिडिल क्लास पेशेंट्स हैं, उनको भी एक अच्छी ट्रीटमेंट दे सके और उनकी ज़िंदगियां भी बचा सकें।
तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, जैसा आपने अभी कहा कि आपने अपने और 2 स्पेशलिस्ट के साथ इस हॉस्पिटल की नींव रखी, तो आप उनके बारे में बताएँ, उनका क्या रोल था क्रिटिकेयर हॉस्पिटल की शुरुआत में? हाँ सौम्या, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि टीम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जी। क्योंकि क्रिटिकल केयर नॉन स्टॉप 24/7 केयर देने का एक सिस्टम होता है। इसमें एक आदमी कभी भी कंप्लीट केयर नहीं दे सकता है। तो इसलिए मिनिमम 2 या मिनिमम 3 या मिनिमम 4, तो हम मेरे 2 कलीग्स थे, डॉक्टर शोभित सक्सेना एंड डॉक्टर महेंद्र सिंह। डॉक्टर शोभित सक्सेना का भी विज़न एकदम हमारे विज़न से मैच किया और उन्होंने क्रिटिकल केयर में पोस्ट ग्रेजुएट अ, कोर्स कर रखा था बीएचयू वाराणसी से। डॉक्टर महेंद्र सिंह थे, इन्होंने क्रिटिकल केयर का कोर्स किया था राम मनोहर लोहिया से। तो जब हम तीनों ने आपस में अपने गोल, अपने विज़न डिस्कस किए, तो हम लोगों ने काफ़ी मैचिंग पाई और हम लोग एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के हम लोगों ने 2019 के सितंबर में क्रिटी केयर हॉस्पिटल की शुरुआत करी। अच्छा। बहुत ही अच्छी बात है ये सर कि आप सबका विज़न एक था, क्वालिटी आपको देनी है पेशेंट्स की हेल्थ को। सर मैं अब ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि कोई भी नई चीज़ या नई शुरुआत करने से पहले हम काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस हॉस्पिटल को शुरुआत करने में क्या चैलेंजेस आप लोग ने फेस किए? हाँ, बिल्कुल सौम्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज ये होता है कि पहले तो आपकी टीम का फॉर्मेशन, फिर उसके बाद उन टीम के वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल खोलो, पैसा कमाओ और एकदम बस करोड़पति बन जाओ। तो हॉस्पिटल में मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, सर्विस इज़ अ मेन प्रोडक्ट। तो हम लोग ने तीनों ने ये डिसाइड किया कि हमें अपनी सर्विस को सबसे अच्छा रखना है, कस्टमाइज़ रखना है। सर्विस का ये नहीं कि रेट बढ़ा-बढ़ाकर इतना रेट हो जाए कि हमारा एक मिडिल क्लास फैमिली या गरीब आदमी की अप्रोच से बाहर निकल जाए। तो ये जो सोच थी, ये हम तीनों डॉक्टरों की एकदम मैच कर रही थी और इस सोच के चलते हम लोगों ने इस हॉस्पिटल की नींव रखी थी। और रहे चैलेंजेस, तो ऑब्वियसली विदाउट चैलेंज कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ती है और इसके लिए हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड थे और हम लोग 24/7 सर्विस देने के लिए प्रिपेयर्ड थे। तो जब आप किसी काम को ठान लेते हैं और रात दिन एक करने के लिए तैयार रहते हैं, तो चैलेंजेस अपने आप छोटे हो जाते हैं और आपका एम्बिशन बड़ा हो जाता है। तो मैं आज की जनरेशन को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमेशा चैलेंजेस तो जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, चैलेंजेस तो प्रेज़ेंट हैं। आप उस चैलेंजेस में अगर डाउन हो जाते हैं, तो आप वो काम आगे तक नहीं ले जा पाएँगे। आप अपने एम्बिशंस को, अपने मेहनत को इतना ऊपर कर डालिए कि चैलेंजेस बहुत छोटे नज़र आने लगें, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएँगी। सर आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है, बहुत ही मोटिवेशनल बात बोली है कि अपने चैलेंजेस को छोटा करके हमें अपना एम्बिशन बढ़ाना चाहिए, तो चैलेंजेस हमें दिखते ही नहीं है या हमें फ़ील ही नहीं होते हैं। तो सर क्रिटिकल केयर जैसे आपका मेन फोकस क्रिटिकल केयर और आईसीयू पे रहा है और ये फील्ड अनडाउटेडली हाई डिमांडिंग है। तो मैं जानना चाहती हूँ एक आईसीयू स्पेशलिस्ट में क्या ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, क्रिटिकल केयर एक ऐसी केयर है जब एक इंसान या मरीज़ की जान रिस्क पे आती है। जी सर। बेसिकली मैं थोड़ा-सा मेडिकल लाइन पे आना चाहूँगा। हर एक डिज़ीज़ जो है अपने एडवांस रूप में मरीज़ की जान लेना चाहती है। ठीक है, तो उसके लिए कहीं न कहीं वो ऐसे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेती है जो हमारे लिए लाइफ सेविंग होते हैं। जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग, किडनी, लीवर। जब इन ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और इनके थ्रू जो हमारी बॉडी स्टेबलाइज होती है, वो डिस्टेबलाइज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से क्रिटिकल केयर का रोल शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब पेशेंट जो है खुद स्टेबल नहीं रह सकता है। अब वो सपोर्ट के थ्रू स्टेबल होता है। तो ये सारी चीज़ों में सबसे पहले हम लोग लाइफ सेविंग सपोर्ट को पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करके रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। जैसे कि
तुमने सौम्या देखा होगा कि लोग कहते हैं कि आईसीयू में चला गया है, वेंटिलेटर पे पेशेंट चला गया है तो अब बच नहीं सकता है, बट ये एक मिथ है। मिथ इसलिए है कि वो पेशेंट वेंटिलेटर पे इसलिए नहीं गया है कि वो बचेगा नहीं, वो हम उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट गोल्डन आवर्स टाइम बाई करना चाहते हैं। सपोज कि एक पेशेंट है, निमोनिया की बीमारी है, 7 to 10 डेज लेगी। आज पेशेंट का ऑक्सीजन बहुत लो हो गया है। अब लो ऑक्सीजन से उसकी पूरे बॉडी का सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमें बेसिकली उस डिजीज के साथ साथ पूरी बॉडी को स्टेबलेशन भी देना होता है, स्टेबलाइज रखना होता है, सो दैट कि सारे ऑर्गन्स अपना नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहें। तो ऐसी सिचुएशन में हम लाइफ सेविंग सपोर्ट में वेंटिलेटर यूज करते हैं और रूट कॉज यानी निमोनिया को ट्रीट करके फिर वेंटिलेटर से हटा देते हैं। उससे क्या होता है कि पेशेंट हमारा जीवित रहता है और हम उसको एक नई जिंदगी प्रदान कर सकते हैं। सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि वेंटिलेटर पे रखने से पेशेंट की एक उम्मीद बढ़ जाती है जब उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। बट सर, जनरली हम कॉमन इंसान में एक ये मिथ होता है और बहुत आम लोग इस बात को एक मिथ एज अ लेते हैं कि पेशेंट की डेथ होने के बाद भी कई हॉस्पिटल्स उनको वेंटिलेटर पे रखते हैं। ऐसा पेशेंट्स का कंप्लेन है या उनको मिथ है। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली क्या है कि 2 ओपिनियंस हैं, एक मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन होती है और एक कॉमन पीपल की ओपिनियन होती है। कॉमन पीपल नंबर में ज़्यादा होते हैं, एक्सपर्ट लोग कम होते हैं, तो उनकी ओपिनियन आपस में बढ़ती जाती है। बट होता क्या है सौम्या कि एज़ पर मेडिकल साइंस, एज़ पर गाइडलाइन जो डेथ डिक्लेरेशन चीज़ होती है, जैसे हम लोग ऐसी कुर्सी पे बैठे होते हैं, हमारा कलम ऐसी जगह पे होता है कि अगर हम अपने कलम से किसी के लिए डेथ लिख रहे हैं, तो हम पूरी तरीके से मेडिकली सर्टिफ़ाइड होना चाहते हैं कि हाँ, पेशेंट में डेथ हुई है कि नहीं हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट ब्रेन डेड हो गया है, तो क्या हम उसको डेथ डिक्लेयर कर सकते हैं? ये एक सवाल है। ब्रेन डेड है तो पब्लिक के हिसाब से तो वो डेथ हो गया है, लेकिन मेडिकल साइंस क्या उसको डेथ डिक्लेयर कर सकती है? नेवर, नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट चल रहा है, उसकी यूरिन पेशाब आ रहा है, ठीक है? तो यहीं पे जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मरीज वेंटिलेटर पे है, मरीज हिल नहीं रहा, मरीज डुल नहीं रहा है, तो एक आम पब्लिक सोचती है कि अभी हमारा मरीज बचा नहीं है, ठीक है? तो बट हम लोग ऐसे पेशेंट में लाइफ सेविंग सपोर्ट हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा अपने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इसको कहते हैं पैसिव यूथनेसिया। लाइफ सेविंग सपोर्ट को हटाना इज ए पैसिव यूथनेसिया, जो कि अभी हमारे भारत में या इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। तो यहीं से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बढ़ना शुरू हो जाता है। मेडिकल एक्सपर्ट उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि ईसीजी में नॉर्मल रिदम चल रही है और ब्रेन उसका काम नहीं कर रहा है। पब्लिक उसको अपने नज़र से देख रही है, तो जब अपने नज़र से देखती है तो उनको लगता है ये तो मर चुके हैं। हमें चूँकि डिक्लेयर करना होता है, डिक्लेयर में 5-6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सौम्या। जैसे ईसीजी फ्लैट लाइन होनी चाहिए, ठीक है? हम लोग की प्यूपिल्स रिएक्शन डायलेटेड एंड फिक्स्ड होना चाहिए, कोई हार्ट साउंड नहीं होनी चाहिए, कोई पल्स फीबल नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जब ये सब क्राइटेरिया चेक करते हैं, जब इसमें सब में 0-0 आता है, देन हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि हाँ, अब पेशेंट की डेथ हो गई है। तो ये बहुत ही कॉमन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, तो ये अक्सर रहता है। ये हम लोग पर डे इस चीज़ को फेस करते हैं, तो समहाउ हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि डेथ का मतलब क्या है और कोमा का मतलब क्या है। सर, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है आपने। आशा करती हूँ कि हमारे काफ़ी लोगों का ये मिथ क्लियर हुआ होगा कि एक आम लोगों के नज़रिए से डेथ का क्या मतलब होता है और मेडिकल फील्ड के ज़रिए से एक डेथ का क्या मतलब होता है और वेंटिलेटर सपोर्ट कितना मायने रखता है एक पेशेंट की हेल्थ में। तो सर, अब मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि कोमा और डेथ में आपने बताया, उसके बारे में सर उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? कोमा क्या चीज़ होती है और एक्चुअल डेथ पेशेंट की जब होती है वो क्या चीज़ होती है? हाँ, सौम्या, एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे तुमने देखा होगा भई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड इंजरी बड़ी कॉमन होती है, जी। ठीक है?
तो अब पेशेंट तो अनकॉन्शियस होता है, बट उसको डेथ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस और डेथ में बहुत डिफरेंस है। अनकॉन्शियस में मरीज की होप छुपी हुई है, आशा छुपी हुई है। तो हमें उस आशा के साथ मरीज को रिकवर कराने की एबिलिटी हमें हम जानते हैं कि वो रिकवर हो सकता है। तो ऐसे में हम एक ऐसा शब्द डेथ शब्द ले करके आते हैं, तो ये एक तरह से मरीज के प्रति और मेडिकल साइंस के प्रति एक समझ लीजिए जस्टिस नहीं होता है। तो ऐसे ही जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उसमें कभी-कभी दिमाग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। दिमाग का इन्वॉल्वमेंट होने से मरीज कुछ बात नहीं कर पाता है, मरीज अक्सर जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो ये बहुत कॉमन है, मतलब हम लोग की जो क्रिटिकल केयर में ये बड़ा कॉमन है बेसिकली। ये इतना कॉमन है कि हर डिज़ीज़ अपनी एडवांस रूप में दिमाग को कहीं न कहीं से इन्वॉल्व कर लेती है। बट क्योंकि उसमें अभी आशा छुपी हुई है। तो हमारे पास मरीज़ आया है अपनी आशा के साथ कि क्या ये मरीज़ हमारा बच सकता है? तो हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें ये आशा छुपी होती है कि वो बच सकता है। तो वहाँ से हम लोग काम शुरू करते हैं और आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि उसके अंदर ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जो डिस्टर्ब इतने हैं जिसकी वजह से हमारे मरीज की सिचुएशन ऐसी हो गई है। उस पैरामीटर को हम लोग आईसीयू में टेक्नोलॉजी के साथ, मेडिकेशन के साथ एक नॉर्मल पैरामीटर की तरफ कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर वो धीरे-धीरे कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा मरीज भी धीरे-धीरे रिकवर हो जाता है। तो इसमें सौम्य बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने लर्न करी है वो है पेशेंस। पेशेंस के साथ आगे बढ़ना। जो मैं एक कॉमन पीपल की तरफ से मतलब बात करने जा रहा हूँ कि एक सामान्य आदमी जो है सोचता है कि मैं आज हॉस्पिटल आया हूँ, आज ही शाम को हमारा मरीज़ ठीक हो जाए, नहीं तो कल सुबह तो आप उसको ठीक कर ही दीजिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई जादुई मेडिकल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 24 घंटे में मरीज़ हमारा ठीक हो जाए। बस मैं अपनी जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पेशेंस के साथ अगर ट्रीटमेंट चलता है, तो एक बेस्ट रिज़ल्ट की उम्मीद होती है। अक्सर जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, वो ये किया है कि पेशेंट या उसके रिश्तेदार या नातेदार टाइम फ्रेम की बात करते हैं। डॉक्टर साहब 24 घंटे में पेशेंट रिकवर हो जाएगा, डॉक्टर साहब 48 घंटे में रिकवर हो जाएगा, डॉक्टर 72 घंटे में रिकवर हो जाएगा। मैं तुम्हें सौम्या एक अपने ही पेशेंट की एक घटना बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है कोविड के आसपास का दौर चल रहा था, तो सुबह 3 बजे हमारे बड़े ब्रदर का फ़ोन आता है, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे, तो मैं उठाया तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि हमारे एक फ्रेंड हैं, उनके फादर बहुत सिक हैं और किसी हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने जवाब दे दिया है। एक हॉस्पिटल से उनको जवाब मिल गया था और वो उस समय 80 ईयर ओल्ड थे। तो सुबह 4 बजे वो हमसे फ़ोन पे डिस्कस कर रहे थे कि कितना होप है। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, हमने कहा सर इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, सो दैट मैं उनको देख करके असेस करके तब मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। तो हम लोगों ने जो है फिर वो पेशेंट ले आए और जब उनका इलाज भी शुरू हो गया 12 बजे के आस वो हमारे पास सुबह 6 बजे आ गए थे और 12 बजे के आसपास जब हमारी उनकी मीटिंग हो रही थी, तो उनका मैंने उनसे सवाल किया कि आप क्या चाह रहे हैं हम लोगों से? तो उन्होंने बोला कि सर इसमें कोई आशा है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल आशा है। तो मैंने कहा आप क्या सोच रहे हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने सर बोला कि सर मैंने ये सोचा कि अगर मैं बीमार होता और मेरे पिताजी इलाज कराने की नौबत आती तो मेरे पिताजी अपने आप को चौराहे पे बेच के इलाज करा रहे होते और मैं आज ये सोच रहा हूँ कि मेरे पिताजी अगर बचेंगे तो मैं इलाज कराऊं और नहीं बचेंगे तो मैं इलाज नहीं कराऊं। तो मेरे अंदर से सर आवाज आई कि मैं अपने पिताजी के आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तो मैंने उनसे ये कह दिया कि आप ये समझ लीजिए कि अब आपने आधी लड़ाई जीत ली है क्योंकि ये पॉजिटिविटी आपके पिताजी के पास पहुंचेगी। तो ये पॉजिटिविटी होती है, ये खरीद फरोख्त का मतलब व्यवसाय नहीं है।
ये पॉजिटिविटी है कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो उससे जो है हमारी जो मेडिकल टीम के जो अंदर जो मोटिवेशन आता है, मतलब निडर होके लड़ने की जो मोटिवेशन है, ये जो है ये मान के चलिए कि 100 टाइम्स बढ़ जाता है और सेम उससे ही रिजल्ट तैयार होता है। अक्सर क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि आदमी को एक इलाज करते समय डर होता है। वो डर क्या है कि अगर ये पेशेंट मर गया तो मेरा हॉस्पिटल ना टूट जाए। जबकि मैं आम पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ कि मरीज को जब लेके आएँ तो आप ये सोचिए कि मेरे मरीज को आप डॉक्टर साहब जो है हर कीमत पे बचाइए। तो इससे जो है जो डॉक्टर का मनोबल होता है ये बहुत बढ़ जाता है और कोई भी जंग मनोबल से जीती जाती है। ये इतिहास भी रहा है और आप कभी भी इसको अप्लाई कर लीजिए। अगर आप उनका मनोबल स्ट्रांग होगा तो आप 100% लड़ाई जीत जाएँगे। तो ये मैं अपने दर्शकों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो बाबूजी ठीक रहे, उसके फर्दर उनको जो है लंग्स की प्रॉब्लम थी, वो लंग्स की प्रॉब्लम से नहीं मरे, बाद में उनको लीवर का कैंसर हुआ और उनकी एक बेटी थी, वो भी डॉक्टर थी। उन्होंने शादी सिर्फ़ इसलिए नहीं की थी कि उन्होंने अपने बाबूजी की केयर करनी थी। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये समझ लीजिए इसके आगे की जो भी ज़िंदगी थी वो आपके द्वारा दी गई थी। हमने कहा ना, आपके इंटेंशन बहुत क्लियर हो गए थे कि मैं अपने बाबूजी के आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो उस इंटेंशन की वजह से ये बाबूजी आज यहाँ पे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मरीज और मरीज के रिश्तेदार वो इंटेंशन क्या रख रहे हैं, वो इंटेंशन में अगर बहुत क्लियर हो जाएं, डाउट्स हटा ले जाएं, तो डॉक्टरों का मनोबल बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल सच बात कही है सर आपने। मनोबल, पेशेंस हमारे ऑडियंस को इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा आपने मोटिवेशन दिया है कि पेशेंस रखना चाहिए और सर मनोबल के साथ हम हर ट्रीटमेंट के रिजल्ट को भी अच्छी तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी और हम हर डिजीज से लड़ पाएंगे। सर आपको जैसे 20 साल का अनुभव है, तो आईसीयू में आपने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे होंगे जो काफ़ी रेपिटेटिव इलनेस के साथ आते हैं। तो सर क्या ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जिनके पेशेंट्स जनरली आईसीयू में एडमिट होते हैं? सौम्या, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब 1947 में अपने जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, वो अराउंड 39 इयर्स या 40 इयर्स थी, जो कि अब 65-70 इयर्स के आसपास आ गई है। तो जैसे-जैसे हमारी एज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, वैसे-वैसे कुछ क्रोनिक डिज़ीज़ का मतलब होता है मोर देन 6 मंथ से जो बीमारी बॉडी में रहती है, तो इसके नंबर्स भी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं और इस एक्सपेक्टेशंस के तहत बहुत सारी डिज़ीज़ ऐसी होती हैं जो ऑर्गन्स के एजिंग प्रोसेस कह सकती है, बूढ़ापन कह सकते हो, उसके साथ चलते रहते हैं। तो ऑर्गन्स की बीमारी अक्सर क्या होती है, जिस पेशेंट को हो जाती है, उनको रिकरेंट एडमिशन की ज़रूरत रहती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन्स तो चेंज होते नहीं हैं। उसमें जो डिज़ीज़ प्रोसेस होती है, उसको ही ठीक किया जा सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ऑर्गन्स प्लस डिज़ीज़ मिल करके पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, तो डिज़ीज़ प्रोसेस को नलिफ़ाई किया जाता है और ऑर्गन्स की जो प्रॉब्लम है, उसको धीरे-धीरे मेडिसिन्स के माध्यम से उसको आगे ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे केसेस में जैसे क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो गई, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गई, ना सीओपीडी, जैसे सीओपीडी एक ऐसा है कि इसमें स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब सब में तुम देखती हो आजकल के नए-नए जनरेशन बच्चे स्मोकिंग शुरू कर देते हैं कॉलेज में जाके, ठीक है? अल्कोहल अल्कोहल अल्टीमेटली क्रोनिक लिवर डिजीज़ देता है। स्मोकिंग अल्टीमेटली सीओपीडी पैदा करता है। तो धीरे-धीरे ये सब का डिज़ीज़ लोड बढ़ता जा रहा है और हमने और ऑब्ज़र्व किया है कि इधर लास्ट 25 से 30 साल में फूड इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो गई है। अच्छा, जितनी भी फूड इंडस्ट्री है, फूड है, ये सब जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। अब हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है कि अवॉइड जंक फूड, अवॉइड जंक फूड, अवॉइड जंक फूड। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये आने वाले समय में उनकी बीमारी का कारण बन रहे हैं। आप ओबेसिटी को देख लो, आप डायबिटीज़ को देख लो, आप हाइपरटेंशन को देख लो।
हम लोग जब आज़ाद हुए थे तब डायबिटीज़ हमारे देश में इतनी नहीं थी। आज जो है तुम्हें मैं बताऊँ कि कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ अपने इंडिया को कहा जाने लगा है, कि मतलब कि डायबिटीज़ के पेशेंट सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? अपने इंडिया में है। क्यों? लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन इतना पुअर होता जा रहा है कि बस इंसान खाता है, घूमता है, कपड़े पहनता है और अपने हेल्थ के प्रति इतना अवेयर नहीं रहता है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये सारे लोगों को सलाह है कि खाइए, लेकिन उसके साथ-साथ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज़, इसको भी अपना रूटीन बनाइए। सर, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है हमारे दर्शकों को। पर आपने जैसे एक चीज़ बोली, जैसे आपने बोला इंडिया इज़ अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, और इंडिया में और आज की जनरेशन में डायबिटीज़, कैंसर है, सीओपीडी है, लिवर डिजीज़ेज़ हैं, क्रॉनिक इलनेस जो है सर आपने बोला। इनसे सर आप अगर कुछ बताएँ कि हमारे पेशेंट्स कैसे बच सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमारे पेशेंट्स इन बीमारियों से किस हद तक बच सकते हैं और कैसे बचाव हो सकता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े? अ, बहुत अच्छा सवाल है ये, और मैं भी चाह रहा था कि इस तरह से कोई मुझसे सवाल करे, क्योंकि मेरे अंदर दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को पहुंचाना चाहता हूं। नंबर वन चीज ये है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन कंट्रोल और क्योर। ऐसा इसलिए है कि अगर किसी को बीमारी ना हो तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आज मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम लोग शॉर्टकट पे रहते हैं, कि हमें जल्दी से चीजें मिल जाएं, हमें जल्दी से ऐसा हो जाए, मैं जल्दी से वैसा कर लूं। तो ये शॉर्टकट नहीं होता है लाइफ में। जी। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अपने जबान के टेस्ट पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है एट अर्ली एज। और जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक बताता हूँ, जैसे आपने सुबह नाश्ता किया, फिर 2 घंटे बाद कुछ खा लिया, फिर 2 घंटे बाद कुछ खा लिया, फिर आपने लंच कर लिया, फिर इवनिंग में आपने स्नैक ले लिया, फिर आपने डिनर किया, तो आपने मान के चलिए कि दिन भर में 6 से 7 बार आपने खाना खाया। अब इसको, जैसे तुमने कहा कि कैपिटल ऑफ डायबिटीज इंडिया है, तो ये क्यों है, मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। अब इंसुलिन निकलता है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज कहता है कि भाई एक बार में आप खाइए, मैं उसके अकॉर्डिंगली इंसुलिन निकाल दूंगा। अब फिर आपने 3 बार पहले खाना खाते थे, अब 6 बार खाने लगे, बीच में आपने जो है चना भी खा लिया, बीच में आपने कुछ अलग से स्नैक्स ले लिए, तो इंसुलिन जो है पैंक्रियाज और निकाल लगा और निकालने लगा। अब उस पैंक्रियाज को अगर 60 साल तक इंसुलिन बनाना था, लेकिन आपने बीच-बीच में उसको मार-मार के उससे इंसुलिन निकलवा ली, तो इंसुलिन की कमी होना शुरू हो गई। इंसुलिन की कमी होना शुरू हो गई, उसी को डायबिटीज़ कहा जाता है। तो क्यों? क्योंकि आपको ईश्वर ने इंसुलिन दे दे के भेजा है। आपने उसको जल्दी-जल्दी निकाल करके उसको पूरा खत्म कर डाला है। तो सबसे पहले तो ये समझना है हमको कि डिज़ीज़ होती क्यों है? डायबिटीज़ होता क्यों है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी लाइफ़स्टाइल, अगर हमको 3 बार खाना खाना है, तो हम 3 बार खाना खाएँ, बीच में आप पानी पीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि कॉफ़ी पीना है, ज़रूरी थोड़ी है कि मिठाई खानी है। ये स टाइम हाँ, में। टाइम के साथ आप काम करें, शेड्यूल के साथ काम करें, तो आपके पैंक्रियाज़ को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब उस पैंक्रियाज़ को जिसको 60 साल चलना था या 65 साल चलना था, उसको आपने डबल काम दे करके 30 साल में उसको चला डाला। तो उसके बाद अब पैंक्रियाज़ क्या करेगा? उसके बाद तो उसके पास इंसुलिन का इतना है नहीं। तो अब यहाँ से शुरू होती है इंसुलिन की कमी, और यहीं से शुरू होता है डायबिटीज़ की शुरुआत। जी। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को अर्ली एज में शेड्यूल बना लें, तो आपको शुगर से बचाव 100% हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि फूड इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो गई है और इतना ज़्यादा आउटिंग का ट्रेंड आ गया है, तो अल्टीमेटली ये हेल्थ पे एक एडवर्स इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए हैं। शुरू में नहीं पता चलता है, क्योंकि ये शुरू में पेन तो देते नहीं है, ये साइलेंट किलर कहा जाता है इनको। क्यों? क्योंकि हाँ, फूड इज़ अ साइलेंट किलर एंड क्रोनिक डिजीज़ इज़ अ साइलेंट किलर। क्यों? क्योंकि ये पेनफुल नहीं होते हैं ये। ये
जब पता चलते हैं जब आपके शरीर में उसकी ठीक-ठाक कमी होना शुरू हो जाती है। तो मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि जैसे लीवर डिज़ीज़, क्रोनिक लीवर डिज़ीज़ से कैसे बचाव करें, इसके लिए अल्कोहल सबको पता है। ऐसा नहीं कि मैं आज नई बात बोल रहा हूँ, सबको पता है कि अल्कोहल इज़ हार्मफुल, लेकिन फिर भी आप देखिए कितना ज़्यादा कंज़प्शन रहता है, तो उससे बचाव करें। उसकी जगह आप शिकंजी पीजिए, आप जो है नेचुरल बेवरेजेज़ रहते हैं, वो आप यूज़ करिए, जूस वगैरह पीजिए आप, मतलब ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, आजकल स्मोकिंग का बड़ा ट्रेंड है। जी। स्मोकिंग अल्टीमेटली हमारे ईश्वर ने हमारे लंग्स को स्मोकिंग के लिए नहीं बनाया है। हमारे लंग्स को बनाया है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डील करने के लिए। अब अगर स्मोकिंग आप उसमें कर रहे हैं तो यानी आप इनजस्टिस कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं अपने लंग्स के साथ। तो आप जब उसके साथ अन्याय कर रहे थे, तो जब वो आपके साथ अन्याय करेगा तो आपको सीधे हॉस्पिटल और डॉक्टर समझ में आएँगे। तो पहले तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपने अन्याय किया है अपने अंगों के साथ, तो आप अपना अन्याय छोड़ दें। आपके साथ न्याय 100% आपके अंग ईश्वर ने उसको आपके साथ न्याय करने के लिए ही भेजा है। तो अगर ये सारी चीज़ें जैसे अल्कोहल है, जैसे स्मोकिंग है और भी तमाम तरह के नशे हैं, जंक फूड है, उसको लिमिटेड करिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप रोज़ पार्टी कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। आप वन्स इन अ व्हाइल से आप वीक में एक बार अपने आप को डिसाइड कर लीजिए कि मैं वीक में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन संडे को मैं लंच बाहर करूँगा। उसके पहले आप अपने घर पे प्रॉपर खाना खाइए और प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सरसाइज़, रनिंग, वॉकिंग, इसको आप अपनी हैबिट में ले आइए। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये आपके अपने स्वास्थ्य के लिए है। तो जब आप ऐसा लागू कर देंगे एट अर्ली एज 30 या 25 में, आप डिज़ीज़ से मैक्सिमम कोसों दूर रहेंगे। सर मेरे हिसाब से अगर 20s के एज में ही यंग जनरेशन इस चीज़ को समझ जाए और अवेयर हो जाए जैसा कि आपने हम सबको किया, तो सर 30s की एज में या 40s में हमें ये प्रॉब्लम्स आएँगी ही नहीं। सर और जैसा आपने अभी कहा कि हम एक दिन में 6 से 7 बार अपने मील्स करते हैं। सर कई लोग को स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस ईटिंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रेस तो एक ऐसा टर्म है जो सबको होता है। मैं जो इस दुनिया में आया और जिसने होश संभाला, हर आदमी को स्ट्रेस रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, हाउ टू डील विद स्ट्रेस, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप उस स्ट्रेस को डील कैसे कर रहे हैं? जैसे कोई छोटा बच्चा है, आपसे जिद कर रहा है, आप उसको थप्पड़ भी मार सकते हैं और आप उसे प्यार से भी समझा सकते हैं। तो अगर आप, ये क्या हुआ, ये आपकी डीलिंग पावर है। तो आप उसको थप्पड़ मार रहे हैं यानी आपकी डीलिंग पावर पुअर है। आप उसको प्यार से समझा रहे हैं यानी आपकी डीलिंग पावर अच्छी है। तो हमें अपनी डीलिंग पावर अच्छी करनी पड़ेगी टू डील द स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को जो बेहतर तरीके से डील करना सीख जाते हैं, वही इंसान कामयाब माने जाते हैं। और इस स्ट्रेस में जो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, वो धीरे-धीरे उनके हेल्थ पे एडवर्स इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफ़ाई करिए और आप उसको डील करने के रास्ते खोजिए, और रास्ते होते हैं, रास्ते मिलते हैं, और तभी आप अपने इस तरह की स्ट्रेस ईटिंग या स्ट्रेस ड्रिंकिंग से आप बच सकते हैं। सर आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि स्ट्रेस सबको होता है आज की जनरेशन में, बट उससे डील करना हमें आना चाहिए। तो मैं इस पे और डिटेल में पूछना चाहूँगी कि जैसे कई लोग को स्ट्रेस होता है, या तो वो स्ट्रेस में ईटिंग करना शुरू कर देते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा सोने लग जाते हैं। उनकी नींद बहुत आती है स्ट्रेस में, क्या क्योंकि उन्हें डील नहीं करना पड़ता है उन अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। सर इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि आम जनता, आजकल की यंग जनरेशन जो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रही है, वो क्या कर सकती हैं अपनी लाइफ में कि वो ये गलत नेगेटिव चीज़ें ना अपनाएँ और उससे डील करने के सही रास्ते को चुनकर उस पे आगे बढ़ें? अ, वेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये हर इंसान का सवाल है ये। जो इंसान इस दुनिया में पैदा होकर के थोड़ा-सा भी समझदार बना, उसका ये सवाल बन गया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जब
एडोलेसेंट एज में आते हैं तब ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। जब वो छोटे होते हैं तब वो मस्त होते हैं। एडोलेसेंट एज में आने के बाद घर का एनवायरनमेंट, हमारे सोसाइटी का एनवायरनमेंट और हमारे देश का एनवायरनमेंट और हमारी दुनिया का एनवायरनमेंट, हम इस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। और जब से ये फ़ोन आया है, तब से स्ट्रेस का लेवल और बढ़ गया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण या क्या है कि हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड से इतना कनेक्टेड हो गए हैं कि हमारा माइंड उसको तुरंत ग्रैप्स कर लेता है। और माइंड की ऐसा डिज़ाइन है कि वो नेगेटिव चीज़ को तुरंत पिक करता है और पॉजिटिव चीज़ को तो बड़ा मुश्किल से वो रिटेन कर पाता है। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनैलिटी और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। तो आप एक्सटर्नल फैक्टर को मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप स्ट्रेस में और बढ़ते चले जाते हैं। आप अपने इंटरनल फैक्टर को मॉडिफाइड करना होता है। इसमें क्या होता है कि इंसान, फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सबसे पहले स्ट्रेस आदमी आता है, किसी को हाई स्कूल का एग्जाम है, ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम में उसको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो बच्चा बेचारा, आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे सुसाइड तक कर ले जाते हैं। तो आखिर हम एग्जाम तो हमने अपने बच्चों के लिए, अच्छे के लिए बनाया है, बुरे के लिए तो बनाया नहीं है। लेकिन उसका बुरा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम बच्चे को फ्रीडम दे दें, एकदम आज़ाद छोड़ दें कि बेटा जितना होगा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारा अपना कैरियर कहीं न कहीं तो छुपा के रखा हुआ है। उसको तुम्हें ढूँढना है। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसका करियर नहीं है। ये हम लोग का माइंडसेट है, हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट है। आजकल नंबर गेम चलने लगे हैं। नंबर गेम में 90% पे बात हो रही है, 100% की बात हो रही है, 99% की बात हो रही है। तो ये जो इस समय जो चैलेंजेस शुरू हो रहे हैं नंबर गेम से, ये इस अल्टीमेटली स्ट्रेस का कारण है। क्योंकि सारे बच्चे 99 और 100 थोड़ी होने हैं। हमें तो अपना देश ऐसा बनाना है कि सारे बच्चे खुश रहें। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी चीज़ों को तैयारी पहले से करें, शॉर्टकट में एकदम मत लगें, एकदम भी मत सोचें, एकदम मत सोचें कि दिमाग से निकाल ही दें कि कोई शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट के चक्कर में, और दूसरा कंपैरिज़न के चक्कर में, तीसरा एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, कंपैरिज़न इम्पोर्टेंट है, एक्सपेक्टेशंस इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बट कितनी लेवल पे उसको रखना है ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोचें कि आज मुझे 24 घंटे में ये काम करना है, तो उसका आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए और छोटे-छोटे टारगेट्स बनाइए कि आज मुझे इतना काम कर लेना है। जब आप उतना काम अचीव कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप आगे बढ़ जाएँगे। आप बियॉन्ड लिमिट में अगर आपने कोई टारगेट बनाया, गोल बनाया, उसको अचीव नहीं कर पाए, तो फिर आपको स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो आपको लाइफ में कुछ भी करना है, स्ट्रेस 2 तरह से हो सकता है, या तो फैमिली की तरफ से होता है या फिर प्रोफ़ेशनल या फिर करियर को लेकर के होता है। तो फैमिली की तरफ से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि क्लियर रहिए, साफ रहिए, झूठ मत बोलिए, गलती हो जाए एक्सेप्ट कर लीजिए। आप स्ट्रेस से खत्म हो जाएँगे आप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त समझिए, आप उनसे हर चीज़ डिस्कस करते चलिए, तो आपका मैक्सिमम टाइम घर का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। करियर को लेकर के आ जाइए, करियर को लेकर के आ जाइए, आप समझिए कि हमें इस करियर को पाने के लिए क्या-क्या चीज़ करनी है और क्या-क्या चीज़ छोड़नी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम क्या सोचते हैं, चलो हम ये भी कर लें, चलो हम ये भी कर लें, चलो हम ये भी कर लें। जब आप अपने विज़न में इतना डाइवर्जन रहेंगे, तो आप मेन विज़न से बहुत दूर चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गोल को सेट कर लीजिए और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, उसकी एक डायरी बना कर के उसको लिख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि मैं कहीं जाता हूँ, किसी के सामने बात करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो इसका भी सॉल्यूशन है, आप घर पे एक माइक लीजिए और अपनी बात मिरर के सामने बोलते रहिए। 10 दिन बोलिए, 20 दिन बोलिए, 25वें दिन आप देखिए आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बोलना शुरू कर देंगे। जी। तो एवरीथिंग नीड प्रैक्टिस। तो आपको जब जिस चीज़ का स्ट्रेस हो,
उसको आप अपने शांत दिमाग से अपनी एक डायरी नोट डाउन कर रहिए और उसको फिर आंसर पूछिए कि अपने दिल से पूछिए कि इसके क्या-क्या सॉल्यूशन हैं। आपका दिल उसको सॉल्यूशन निकाल के देगा और आप उसकी प्रैक्टिस शुरू करिए। अल्टीमेटली वो स्ट्रेस देखिएगा 10 दिन में, 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रेस डील करने का तरीका सिंपल है कि आप अपने स्ट्रेस को पहले फाइंड आउट कर लीजिए। फिर उसके बाद उसके आंसर भी फाइंड आउट कर लीजिए और उसमें अगर किसी सीनियर की हेल्प ले तो वो बहुत अच्छा रहता है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करिए, स्ट्रेस अल्टीमेट खत्म हो जाएगा। जी सर, हमें रूट कॉज़ जानना चाहिए स्ट्रेस एग्ज़ैक्टली। और उसके बाद हमें उस पे वर्क करके अपनी स्ट्रेस की हैबिट्स को ठीक करना चाहिए। तो मेडिटेशन का क्या रोल है स्ट्रेस? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेडिटेशन का। मैं रिकमेंड करूँगा कि मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ एक्चुअल में अब थोड़ा-सा आप साइकोलॉजिकल पार्ट पे आ गई हैं, तो मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि हमारे ब्रेन कैसे वर्क करता है साइकोलॉजिकली। सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो हमारे ब्रेन में कॉन्शियस माइंड है एंड सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड 85% है और कॉन्शियस माइंड में 15% है। जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मैं कॉन्शियस माइंड में भी आपको देख रहा हूँ, लेकिन आप जो मुझसे सवाल कर रही हैं और जो मैं उसके जवाब दे रहा हूँ, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी स्ट्रांग। उसमें अगर आप मेडिटेशन करके और पॉजिटिव अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेट कर लेंगी तो आप की डीलिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि आपके कॉन्शियस माइंड को सप्रेस करना होता है टू ओपन द गेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वो जो कॉन्शियस माइंड को जो बंद करने का जो प्रक्रिया है उसी को मेडिटेशन कहते हैं। तो फर्स्ट मेडिटेट करने से क्या होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत हो जाता है और आप पहुंच जाते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में आप अपने आंसर्स लिखे रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखे रहिए और धीरे धीरे उसको जो है रिकॉल करिए। तो ये सबकॉन्शियस माइंड पे जैसे ही ये चीज़ें सेट हो जाती हैं, बाहर की दुनिया उसी हिसाब से सेट होना शुरू हो जाती है। इंसान बेसिकली सोचता है कि सारी चीज़ मैं बाहर मुझे करना है, एग्जैक्ट इसका अपोजिट है। सब कुछ उसके अंदर छुपा हुआ है, तो पहले अपने अंदर को सही कर लेगा, बाहर अपने आप सही हो जाएगा। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ टू डील द स्ट्रेस एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना चाहिए और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कैसे हमारा माइंड ओपन होता है और सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे कॉन्शियस माइंड को इंडिकेशंस देता है कि उसे कैसे वर्क करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये हमारी यंग जनरेशन को और हमारे काफ़ी जो पेरेंट्स हैं, उनको भी समझ आएगा कि यंग जनरेशन के साथ कैसे डील करना है और उन्हें कैसे समझना है। तो सर, वापस से टॉपिक पे आते हुए मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे आईसीयू में सर एडमिट होने के लिए काफ़ी पेशेंट्स को लगता है बहुत एक्सपेंसिव खर्चा है और वो नहीं चाहते हैं कि हम अपने पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करें या उनका ट्रीटमेंट वहाँ हो और वो चाहते हैं कि जनरल वार्ड में, जनरल केयर में ही हमारे पेशेंट ठीक हो जाएँ। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आईसीयू में एडमिट होना या उसमें ट्रीटमेंट कराना इतना महँगा क्यों होता है? बिल्कुल सही है। एक्चुअल में जो आईसीयू या क्रिटिकल केयर में जब पेशेंट एडमिट होता है, तो उससे पहले वो एक छोटी बीमारी से ग्रसित होता है। समहाउ किसी रीज़न की वजह से उसकी लाइफ सेविंग सपोर्ट जो होते हैं वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं या फिर वो ऑर्गन डिसफंक्शन या ऑर्गन फेल्योर में जाना शुरू हो जाता है। बेसिकली आईसीयू में जाने के पहले यही सब क्राइटेरिया डेवलप होते हैं, ऑर्गन डिसफंक्शन या ऑर्गन फेल्योर या फिर जो है लाइफ सेविंग जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स हैं या वाइटल्स हैं, ये सब कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बिग टास्क है। बेसिकली ये ईश्वर ने हमें डिज़ाइन करके भेजा है। तो ईश्वर ने इतना अच्छा डिज़ाइन किया है कि इसको मैनेज करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम लगता है और स्टाफ की ट्रेनिंग लगती है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी की चाहिए होती है क्योंकि इसमें हमें 1% का भी लैकुना नहीं चाहिए होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं सॉरी। सॉरी शब्द आईसीयू में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसके लिए
एक लंबी ट्रेनिंग होती है, स्टाफ की ट्रेनिंग होती है, टेक्नोलॉजी से वो वेल ओरिएंटेड होते हैं और डॉक्टर्स वेल ओरिएंटेड रहते हैं सारी टेक्नोलॉजी से। तो सौम्या, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आता है, वैसे-वैसे कॉस्ट थोड़ी-सी बढ़ती जाती है। अब आईसीयू में एडवांस मेडिसिन रखती हैं, एडवांस इक्विपमेंट्स लगते हैं, डॉक्टर्स भी एडवांस होते हैं, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट एक जनरल वार्ड के कंपैरिज़न में ज़्यादा होती है। बट ये डिसीज़न डॉक्टर नहीं डिसाइड करता है, ये तो डिज़ीज़ ने पहले ही डिसीज़न ले लिया है। ये हमारे पास आपके पास चॉइस नहीं है। जैसे हमारे पास अच्छा और बुरे के बीच में फैसला करना तो आसान होता है, लेकिन बुरा और बहुत बुरे के बीच में फैसला करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमको बहुत बुरे के रूप में क्या होता है कि डेथ की बात आती है, तो ऐसे में जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो विदिन सेकंड, विदिन मिनट हमको हाई एंड पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा पब्लिक चूँकि सोचती है कि अभी पिछले हफ्ते तो आए थे, तो कम पैसा लगा था, अभी ज़्यादा पैसा लग गया है। लेकिन वो डिज़ीज़ ने ऑलरेडी डिसीज़न ले रखा है। अगर हम उस डिज़ीज़ को टैकल करने के लिए कंप्रोमाइज़ स्टेट में रहेंगे, तो डिज़ीज़ अपना काम कर जाएगी। तो फिर मेडिकल साइंस और क्रिटिकल केयर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो जाता है और पेशेंट को हम सेव नहीं कर सकते हैं। जी। सर, अभी जैसा आपने हमें बताया कि बीमारी छोटी होती है बट धीरे-धीरे हमें जैसे-जैसे बड़ी होती जाती है हमें शिफ्ट करना पड़ता है पेशेंट को आईसीयू में अगर उसकी नीड होती है। सर, उसके बाद जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। पेशेंट का रिहैबिलिटेशन प्रोसेस आफ्टर गोइंग बैक होम फ्रॉम आईसीयू वो क्या कितना अहम रोल निभाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि हम लोग जब पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं आईसीयू में तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और आईसीयू में से जब पेशेंट को बाहर करते हैं तो एकदम से डिमांड लो नहीं होती है, तो धीरे धीरे लो होती है। तो इसीलिए आईसीयू से एक स्टेप डाउन होता है एचडीयू। पहले हम लोग पेशेंट को उसमें शिफ्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्राइवेट रूम या जनरल वार्ड में जाते हैं। लेकिन प्राइवेट वार्ड और जनरल रूम में पेशेंट के अटेंडेंट को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि घर पे उसके बाद उस डिजीज से कुछ ऐसी एजुकेशन जो कि उनके रिश्तेदारों को पता होनी चाहिए कि घर पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो चीज़ें उनको लर्न करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम किसी भी मरीज के घर वाले उनके साथ में रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सोचते हैं ठीक है हॉस्पिटल से घर आ गए हैं, छुट्टी हो गई है, हम लोग अपना काम करते हैं, मरीज अपना काम करता है। बट जो पेशेंट आईसीयू से होता हुआ आ रहा है, उसकी डिमांड एकदम से ज़ीरो नहीं हो जाती है, तो उसकी केयर को लर्न करना मरीज के रिश्तेदारों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये हर डिज़ीज़ का अलग-अलग होता है, तो इसलिए हम लोग धीरे-धीरे उनके रिश्तेदारों को, नातेदारों को बताते हैं कि आगे आपको पेशेंट को कैसे रखना है और कैसे क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग की जाती है। सर, जैसा कि आपने बताया कि फैमिली का भी एक अहम रोल होता है जब पेशेंट घर वापस जाता है और उसकी नीड तभी भी होती है बट थोड़ी कम होती है। तो सर, आप अगर कुछ टिप्स देना चाहें उन पेशेंट्स को या उन लोगों को जिनके पेशेंट्स या फैमिली मेंबर्स अभी-अभी किसी डिज़ीज़ से जूझ के आए हैं या आईसीयू से अभी वापस होम में शिफ्ट हुए हैं, उनको सर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और अक्सर जब पेशेंट डिस्चार्ज होके घर जाते हैं तो देखा जाता है कि उनसे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, है ना? तो बेसिकली ऐसे पेशेंट जो आईसीयू से निकल के घर में गए हैं, तो कहीं न कहीं उनकी इम्यूनिटी का लेवल कम है एज़ कंपैरिज़न टू एक आम पब्लिक। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पब्लिक मीटिंग जो होती है, पब्लिक गैदरिंग होती है, ये बहुत हार्मफुल हो जाती है ऐसे पेशेंट में, जो पेशेंट आईसीयू से निकल के आए हैं। तो नंबर 1 चीज़ ये है कि उनको बहुत ज़्यादा पब्लिक मीटिंग या पब्लिक गैदरिंग से अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2 चीज़ ये है कि उनकी केयर के लिए जो भी रहे, वो मास्क यूज़ करता रहे फॉर सम टाइम्स, क्योंकि धीरे-धीरे इम्यूनिटी बढ़ती है। पेशेंट तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इमीडिएट नहीं बढ़ जाती है। इट विल टेक्स टाइम। तो उस ड्यूरेशन तक थोड़ा-सा फैमिली मेंबर को मास्क यूज़ करें। अगर किसी को जुकाम है, तो वो अपने उस मरीज़ से थोड़ा-सा दूरी बना के रखें, क्योंकि
एक आम आदमी को जुकाम तो हो सकता है, तो उसकी उससे लाइफ खतरे में नहीं पड़ती है, बट जो आईसीयू से डिस्चार्ज होके पेशेंट गया हुआ है, वो जुकाम अगर उस पेशेंट को ट्रांसफर हो गया तो उससे उसको फिर से रिस्क बढ़ जाता है। और बाकी खाने की एडवाइस तो मैक्सिमम डॉक्टर्स बताते ही हैं, वो फॉलो करना होता है। और कुछ चीज़ें वैसी होती हैं जिनको घर पे भी थोड़ा-सा मेज़रमेंट ज़रूरी हो जाता है, लाइक ब्लड प्रेशर। आजकल मतलब जो है, जैसे छोटी-छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, घर पे भी आप उसकी एक रेगुलर चार्टिंग बना सकते हैं, ब्लड शुगर की रेगुलर चार्टिंग बना सकते हैं। उसके बाद जब आप डॉक्टर को विज़िट करते हैं, तो डॉक्टर को बहुत आसानी हो जाती है कि वो दवा में क्या मॉडिफ़िकेशन करें जो पेशेंट के बेनिफिट के लिए हो। तो ये सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जब कोई भी पेशेंट आईसीयू से डिस्चार्ज होता है। मुझे लगता है हम ये सारी फैमिलीज़ को ये ध्यान रखना चाहिए। आजकल ये सारी बेसिक मशीन्स अवेलेबल हैं। ऑक्सीमीटर है ऑक्सीजन नापने के लिए, ब्लड प्रेशर की मशीन है। इन सब से मुझे लगता है हमें अपने पेशेंट्स का स्वास्थ्य और ध्यान और अच्छे से रखना चाहिए। सर मेरा एक और सवाल है आपसे कि जैसे अगर किसी पेशेंट को बहुत ही क्रॉनिक डिज़ीज़ है या एक्सीडेंट हुआ या कुछ है और वो अपनी कॉन्शियस स्टेट में है पेशेंट, तो उनको हम किसी भी वेंटिलेटर पे या अगर हमें उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना है तो सर उन पेशेंट्स का कंसेंट मैटर कितना करता है? अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसका कंसेंट मैटर करता है या हम सिर्फ फैमिली के कंसेंट पे उन्हें शिफ्ट कर देते हैं? या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कंसेंट लिए बिना ही हम शिफ्ट कर देते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कंसेंट कितना मैटर करता है सर? अ, कंसेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कंसेंट का बेसिक डेफिनिशन ये होती है कि हमको किसी पेशेंट के लिए ये प्रोसीजर करना है, या इस पेशेंट में ये ऑपरेशन करना है, इसके क्या रिस्क हैं, ये सारी बातें डिस्क्लोज़ करना पड़ता है पेशेंट और उसके अटेंडेंट से। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती हैं, कभी-कभी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो परिवार वाले चाहते हैं कि हमारे मरीज़ को डिस्क्लोज़ ना किया जाए। क्यों? क्योंकि उससे उनको जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, वो डिमोरलाइज़ हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हम लोगों को उनके मतलब पेशेंट से डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कंसेंट का मतलब होता है कि हम डिज़ीज़ के बारे में डिस्क्लोज़ करें, उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्क्लोज़ करें, और हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं उससे क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या रिस्क है, उसके बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करें। तो कभी-कभी पेशेंट ये सब नहीं सुनना चाहता है, और उनके रिश्तेदार भी नहीं चाहते हैं कि हमारे मरीज़ से इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात हो। तो ऐसी सिचुएशन में मरीज़ के रिश्तेदार की ही कंसेंट होनी चाहिए, जो कि एज़ यूजुअल जैसे 18 वर्ष से ऊपर उसकी मतलब एज होनी चाहिए, और वो ब्लड रिलेशन में रहना चाहिए। समटाइम्स कभी-कभी इमरजेंसी होती हैं जिसमें फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ही रह पाते हैं। तो फिर उस बेसिस पे फ्रेंड्स या रिलेटिव की कंसेंट ले करके और उस इमरजेंसी काम का पर्पस बताया जाता है कि ये पर्पस की वजह से हमारे पास टाइम कम है और हम ये काम करेंगे तो मरीज हमारा बच जाएगा। तो उसमें हमेशा कंसेंट में बेसिकली मरीज का बेनिफिट ज़्यादा रहता है, और रिस्क फैक्टर जो होते हैं किसी भी प्रोसीजर के, तो वो हम लोग को बताने पड़ते हैं कितने परसेंटेज होते हैं। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि रिस्क फैक्टर इज़ ऑलवेज़ प्रेज़ेंट। तो ऐसे में क्या चीज़ होती है, ऐसे में कॉम्पेटिबिलिटी होती है। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग एंड कॉम्पेटिबिलिटी, जैसे मेरा 20 प्लस का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे प्रोसीजर अब मैं बहुत ईज़िली कर ले जाता हूँ। तो क्या मैं ये प्रोसीजर 20 साल पहले भी ईज़िली करता था? ना, 20 साल पहले मैं ईज़िली नहीं कर पाता था। तो हमेशा मैं यही बताना चाहूँगा कि आपकी एबिलिटी और कॉम्पेटिबिलिटी से जो कॉम्प्लिकेशन के रेट होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं, और टेक्नोलॉजी आने के बाद उसको और मिनिमाइज़ कर लिया जाता है। तो इस वजह से आज जो क्रिटिकल केयर है और हाई रिस्क केयर है, ये कम कॉम्प्लिकेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा रिजल्ट कम कम कॉम्प्लिकेशन और अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। सर एक मेरा पर्सनल सवाल है कि जैसे हम काफ़ी दवाइयाँ, ड्रग्स वग़ैरह लेते हैं, उनका रिएक्शन क्या रहता है हमारी आम लोगों की बॉडी पर? क्योंकि हम बिना सोचे-समझे कई बार कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन्स ले लेते हैं और या फिर ओवरडोज़ कर लेते हैं उनका, तो सर उनका क्या रिएक्शन रहता है बॉडी पे? बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली क्या होता है कि
कोई भी जो दवाई है या मेडिसिन है वो एक्सटर्नल पार्ट होती है, वो बॉडी का इंटरनल पार्ट नहीं होती है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, मतलब दवाई ने हमारी बॉडी में क्या काम किया। दूसरी चीज़ होती है एक्शन ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द ड्रग, हमारी बॉडी ने उस ड्रग को क्या कैसे रिएक्ट किया। तो इसी को ही ड्रग रिएक्शन के रूप में होता है। कभी-कभी ये बहुत सीवियर फॉर्म में होता है, जिसमें मरीज की को काफ़ी तकलीफ भी होती है। तो इसलिए इससे जो बचाव होता है उसका तरीका ये होता है कि कोई भी ड्रग जो एज़ पर स्टैंडर्ड डोज़ है, उसका एक मिनिमम डोज़ लेकर के बॉडी में इंजेक्ट करके 5 से 10 मिनट तक ऑब्ज़र्व करते हैं। और जब देख लेते हैं कि कोई साइन सिम्पटम सब नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, तब उस ड्रग को हम लोग इंजेक्ट करते हैं। बेसिकली ये ड्रग रिएक्शन है, ये हर ड्रग का हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना हर बॉडी ईश्वर ने अलग बनाई है। जैसे पूरी दुनिया में सबकी शकल सूरत एक जैसी नहीं है, वैसे इंटरनली बॉडी भी सबकी अलग-अलग है। तो वो रिएक्शन सबके अलग-अलग होते हैं। तो ये प्रिडिक्ट कर पाना पहले से कि कौन-सी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, ये तो मेडिकल साइंस में इम्पॉसिबल है, बट उसको कैसे रोकथाम करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग इसी प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करते हैं और ऐसे ही रोकथाम करके आगे चलते हैं। रही ओवरडोज़, तो ओवरडोज़ तो तब होता है, जब आप एक प्रिस्क्राइब्ड डोज़ के बियॉन्ड चले जाते हैं। तो कोशिश ये करिए, ऐसा बड़ा कॉमन होता है, हमारे ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं कि उनको मेडिसिन दी गई और बेचारे उनको खिलाने वाला कोई था नहीं, तो उन्होंने 2 दवाई खा ली, उन्होंने 4 दवाई खा ली, तो ऐसा तब होता है। तो मैं यही सबसे आगाह करूँगा, बच्चे बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, तो इनको जो भी मेडिकेशन हो, ये सुपरवाइज़ हो बाय एनी इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द फैमिली, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और कभी-कभी क्या होता है कि आजकल जैसे देखा है कि बहुत वर्किंग लोग होते हैं, सुबह 9 बजे भागना होता है, फिर पेरेंट्स उनके घर पे उनको दवाई भी देनी होती है। तो मैं उनसे एक सुझाव दूँगा कि अलग-अलग कटोरियाँ रख लें और एक सुबह की एक कटोरी का अलग कलर कर लें, दोपहर की कटोरी का अलग कलर कर लें, इवनिंग की कटोरी का अलग कलर कर लें और उस कलर कोड कटोरी में बाबूजी को समझा दें कि बाबूजी सुबह आप इस कटोरी की दवा खा लीजिएगा, दोपहर में इस कटोरी की खा लीजिएगा, शाम को इससे खा लीजिएगा। तो बाबूजी इतने समझदार हैं कि वो ये काम कर लेंगे। अक्सर क्या होता है कि दवाइयाँ जो हैं कभी-कभी पत्ते एक जैसे दिख जाते हैं, तो कन्फ्यूज़न में आदमी दूसरी दवाई खा लेता है। तो ये सारी चीज़ से बचा जा सकता है बाय अवेयरनेस। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को। कई बार हम लोग बहुत कैजुअल ले लेते हैं इस चीज़ को कि हम दवाइयों का ओवरडोज़ ले लेते हैं और हमें लगता है कि हम ये मेडिसिन्स तो डॉक्टर भी दे रहे हैं, बट ये हम घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को ये देकर। तो वो बहुत ही गलत सिनेरियो जा सकता है और दवाइयों के ओवरडोज़ से, ड्रग रिएक्शन से हमें काफ़ी वर्स्ट केसेस झेलने पड़ सकते हैं। आपने बहुत अच्छी टिप बताई है कि ओल्ड एज लोगों के लिए हम जो कटोरियों वाला कॉन्सेप्ट आपने बताया वो बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को और काफ़ी वर्किंग लोग को इस चीज़ से हेल्प मिली होंगी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो डॉक्टर्स नए डॉक्टर्स हैं जो क्रिटिकल केयर और आईसीयू स्पेशलिस्ट बनने के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें या उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? अ, उनके लिए मैसेज है कि बहुत ही डेडिकेशन एंड कॉन्टिन्यूअम ऑफ केयर की फील्ड है। कॉन्टिन्यूअम ऑफ केयर का मतलब लगातार केयर करते रहना। तो उनके लिए यही मेरी सलाह है कि हमेशा टीम में रहें, टीम का हिस्सा बनें और रिसेंट एंड अपडेट हमेशा लेते रहें। आजकल बहुत आसान है, हम लोग के पास मल्टीमीडिया फ़ोन होता है, उससे रिसेंट एंड अपडेट जो है आप कभी भी ले सकते हैं। और एक एज के बाद डॉक्टरों को जैसे खाना हमेशा इंसान खाता है, वैसे ही स्टडी उनको हमेशा ही करनी पड़ती है। तो इसको बायपास कभी ना करें और मेहनत को जो है अपना जीवन बना लें। मेहनत
आपको ये मत सोचे कि मुझे 8 घंटे मेहनत करना है और फिर 12 घंटे मुझे आराम करना है। ये नहीं, इस सिद्धांत से फिर आप अपने पेशेंट की केयर नहीं कर पाएँगे। आपको अगर इस फ़ील्ड में आना है, तो ये बहुत अच्छी फ़ील्ड है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बट इसमें डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ये मरीज़ के प्रति बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समटाइम्स आपको बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन, इवेंट छोड़ना पड़ेगा, तो आपको खुशी-खुशी छोड़ना चाहिए उसको। बस यही मेरी सलाह है। सर डॉक्टर्स तो भगवान का रूप होते हैं, 24/7 भी अवेलेबल रहते हैं। सर बहुत ही अच्छी बात बताई है। मुझे लगता है हमारे जो नए डॉक्टर्स हैं और जो यंग जनरेशन है, जो डॉक्टर्स की लाइन में आईसीयू स्पेशलिस्ट और क्रिटिकल केयर में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा और मोटिवेशनल मैसेज आपने दिया है। तो आज हमने डॉक्टर दिलशाद से कुछ इम्पोर्टेंट सवालों पे चर्चा करी, जिसमें आईसीयू केयर, आईसीयू स्पेशलिस्ट की क्वालिटीज़, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और आईसीयू केयर एक जनरल वार्ड और जनरल केयर से कैसे डिफरेंट होता है। हमने कुछ क्रॉनिक डिजीज़ेज़ के बारे में जाना, जैसे कि कैंसर है, सीओपीडी है और बाकी भी हैं। इनके प्रिकॉशंस कैसे हम लिए जा सकते हैं। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी और काफ़ी वैल्यूएबल इनसाइट्स मिले होंगे हमारे इस पॉडकास्ट से। और सर आपका कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सौम्या एंड बहुत-बहुत धन्यवाद द 24 टाइम्स एंड आपकी सारी टीम को। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही वैल्यूएबल और अच्छे इनसाइट्स और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया। यंग जनरेशन को भी और हमारे ओल्ड एज लोगों के लिए भी, फैमिलीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छे इनसाइट्स और बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। ईश्वर करे कभी कोई बीमार ना पड़े और स्वस्थ रहे। परंतु अगर कभी कोई बीमार पड़े तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप क्रिटिकल हॉस्पिटल में आएँ और अपना इलाज यहाँ पर ज़रूर करा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके और मुझे पता है कि हमारे दर्शकों को भी, उम्मीद करती हूँ, ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगा हो तो बिल्कुल अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नए इंसाइट के साथ। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहें और क्यूरियस बने रहें द 24 टाइम्स के साथ।